अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। नाउ इफ रीड द क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे अगर पढ़ते हैं तो अ पुलिस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट द अरेस्ट रेट आर इज वन ऑफ द वेरिएबल which has been defined as the arrest rate, and it is a function of the number of policemen assigned n. Okay. The arrest rate is defined as the percentage of cases in which arrests have been made. Okay. अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें एक 1.2 जो है रेट ऑफ अरेस्ट लिखा है अगेंस्ट एवरी सिंगल ऑफिसर assigned in plain clothes, and if the current policemen are 16 in number, the arrest rate is 16. ये एक डाटा दिया हुआ है। What is that requirement number A? Define the function R is equal to F. R is a function of N. R is a function of N. Okay. Now, हमने एक ऐसा फंक्शन ड्राइव करना है जिसमें R is a function of N. If you read the data, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्लोप जो है 1.2 दिया हुआ है। इट इज देयर। अगर इस लाइंस को मैं आपके लिए अब पढ़ लेता हूँ दोबारा। इट इज बिलीव दैट द रिलेशनशिप इज लीनियर and that each additional officer assigned to the plainclothes details results in an increase in the arrest rate. तो ऑब्वियसली ये स्लोप की बात कर रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने एक 1 पॉइंट दे दिया है कि 16 ऑफिसर्स हैं जिसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ और आपके पास जो अरेस्ट रेट है वो आपका वो 36 है और यहाँ पे एक्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये रिक्वायर्ड फंक्शन, तो आपका जो एन है वो आपका एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका आर जो है वो आपके वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन इज 16, द अरेस्ट रेट इज 36। हमारे पास एक वाई स्लोप फॉर्मूला है, 1 पॉइंट फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको अभी एक्स और वाई के साथ सॉल्व किया है, बाद में हम इसको आर और एन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पॉइंट से 16 जो है वो x की जगह लिखा है और 36 जो है वो y की जगह लिखा है और स्लोप आपका 1.2 है, इसलिए m की जगह 1.2 लिखा है। आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर। 1.2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 1.2x हो गया, 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो 19.2 माइनस का आ गया। आपको पता है कि y को स्टैंड अलोन रखना है तो ये -36 इधर आके प्लस का 36 होगा और जब ये -19 से सॉल्व होगा तो वी आर गोइंग टू गेट द सिंप्लीफाइड आंसर 16.8। वह जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 1.2x plus 16.8. Okay, now because we have to have this function in r and f, oh sorry, r and n, तो हम यहाँ पे y की जगह जो है वो r लिख देंगे इज इक्वल टू 1.2 n, n जो है आपका x है प्लस 16.8। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। Now, in the B requirement, they are saying interpret the meaning of the R intercept. R intercept अगर आप देखें, मैं आपकी आसानी के लिए पहले ही बता चुका हूँ, R जो है Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेक्निकली आपसे Y इंटरसेप्ट मांग रहे हैं। और आपको याद होगा हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फॉर Y इंटरसेप्ट X इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, जब आपने X को 0 रखा यानी N को 0 रखा तो आपकी R की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 16.8। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ये इक्वेशन है और यहाँ पे फॉर आर इंटरसेप्ट n इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा हुआ है विच इज 16.8, रिमेनिंग इज 16. इट शोज that if the no plainclothes officer is assigned when n is equal to 0, it means there is no plainclothes officer is assigned, still the arrest rate is equal to 16.8। यानी अगर आप कोई भी सादा लिबास ऑफिसर असाइन ना करें उसके बावजूद जो आपके अरेस्ट रेट्स होंगे अगेंस्ट द क्राइम वुड बी 16.8। Now this is the interpretation of this. Okay, now the C requirement. Determine the restricted domain and the range for the function. Okay, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। there are many students who get confused here. देखिए, डोमेन का मतलब है इनपुट और रेंज का मतलब है आउटपुट। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड रेंज का मतलब ये है कि यू कैन नॉट पुट एवरी सिंगल वैल्यू इन इन द डोमेन। यानी आप x की, अगर हम यहाँ पे अगर x और y की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अब x की हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा और उसके से एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगा। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं जो यहाँ पे है r इज इक्वल टू
1.2 n प्लस 16.8, तो आप देखें मिनिमम साइड जो n की है वो 0 है। 0 से छोटा आपका n हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम आप क्या करेंगे, मैक्सिमम आप ये करेंगे कि कोई कोई भी बंदा जो है ना रखें, तो n कैन नॉट बी लेस देन 0 और इक्वल टू, यानी n जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। ये ग्रेटर लेस देन 70, जो लेस देन इक्वल टू 70, ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड रेंज, आपने देख लिया कि जब आपका n 0 था, यानी आपने कोई भी बंदा नहीं रखा, तो 16.8 यानी मिनिमम जो आपके रेंज आएगी, यानी जो आपका आउटपुट है वो 16.8 से तो ऊपर ही होगा। इस फंक्शन के हिसाब से अगर आपने, if no police officer is assigned in plain clothes, still the arrest rate would be 16.8। तो ये restricted domain की लोअर साइड आ गई, लोअर बाउंड्री आ गई। अब हम देखते हैं इसके हायर साइड पे। ओके, हायर साइड के लिए आपको ये पता होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर लगा दूं, 1000, 2000, 5000, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम यही होगा कि जो अरेस्ट रेट है वो 100% हो जाए। एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि आर कैन नॉट बी मोर देन 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 जराइम हो और आप 102 लोगों को पकड़ लें, मैक्सिमम आर वुड बी 100। तो मैंने इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन आई थी आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन, मैंने यहाँ आर की जगह 100 रख दिया। ये 100 जो है 100% को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब मैंने ये 100 रखा, ये 16.8 जो है यहाँ आके माइनस होगा, आपको पता है, तो 1.2 n इज इक्वल टू 83.2। जब ये 16.8 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। n को स्टैंड एंड रोल रखना है क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर चाहिए, तो 69.3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम रेंज है, जो मिनिमम डोमेन है, वो 0% है, और मैक्सिमम जो है आप 70 लोगों को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि 70 के बाद, क्योंकि 70 जब लोग रखेंगे तो आर आपका 100 हो चुका है, 100%। तो मतलब ये है कि मिनिमम आप 0 पुलिस ऑफिसर रख सकते हैं, और मैक्सिमम आप 69.3, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 70 कहा है, तो 70 ऑफिसर्स आर अलाउड। इसके बाद अगर आप कोई ऑफिसर रख रहे हैं तो उसके कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है। आप 71, 72 ऑफिसर्स रख रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। रीजन, क्योंकि 70 ऑफिसर्स में ही ऑलरेडी आपका जो अरेस्ट रेट है वो 100% हो चुका होगा। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो मिनिमम यू कैन हैव 0 पुलिस ऑफिसर एंड मैक्सिमम 70, एंड रेस्ट्रिक्टेड रेंज को हम कहेंगे द मिनिमम अरेस्ट रेट वुड बी 16.8 एंड द मैक्सिमम वुड बी 100 arrest rate. Okay, now the question number 7. Now question number 7 is having two values, 2 points, x और y के दो पेयर दिए हुए इन्होंने, x y, x और y, और बेसिकली इट इज अ डिमांड फंक्शन, और आपको कहा गया डिटरमाइन अ डिमांड फंक्शन q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p। देखिए याद रखें जी, जो यहाँ पे होगा वो y है आपके लिए, और जिसका फंक्शन होगा ये x है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो $20 है ये आपकी प्राइस है, यानी p की वैल्यू है। मैं अब x और y से इसको p और q में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये आपकी क्वांटिटी डिमांड है, यानी y है, तो ये भी आपका p है और ये आपका q है। जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, हम पहले वाले पेयर को 1 और 1 का लेबल दे देते हैं, और इसको 2 और 2 के साथ लेबल कर देते हैं। अब हमने, आपको पता है जी, यहाँ पे दो पेयर हमारे पास आ गए। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक हमारे पास फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो अगर मैं कहूँ चेंज इन y, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। मैं इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालूंगा, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आएगा 62,500, यहाँ आएगा 80,000। तो इनको जब मैंने माइनस किया है, तो ये देखें, ये जवाब आ रहा है -17,500। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों, ये एरो देखिएगा, इन दोनों वैल्यूज को मैंने आपस में माइनस किया है, क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं y2 और y1, या p2 माइनस p1। सिमिलरली ये आपके पास जो है, सॉरी, ये Q2, सॉरी, P2 माइनस P1। सिमिलरली ये वैल्यूज हैं, ये आपके x को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 30 माइनस 20, जब 30 माइनस 20 लिखा तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया, और ये 30 और 20 जो है आपके प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन प्राइस। जवाब जो स्लोप आया है वो आया है
₹1750। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि व्हेन द वन वेरिएबल गोज अप द सेकंड वेरिएबल वैल्यू वुड बी गोइंग डाउन। जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव होता है इसका मतलब है इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, हमारे पास जब एक स्लोप आ जाए और हमारे पास जो है पॉइंट्स हो, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर अभी आप मेरे साथ थे तो आपने वहां पे भी देखा होगा कि मैंने इसी फॉर्मूले से वो सवाल सॉल्व किया था। तो y की जगह जो है हम आप यहाँ पे पहले ही बात कर चुके हैं, y q को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x है वो p है आपका। तो q मैंने ये पहला वाला पेयर, यू कैन चूज एनी पेयर, लेकिन मैंने यहाँ पे पेयर नंबर 1 को पिक कर लिया है। तो q y की जगह q आ गया, y की जगह q आ गया, -80,000 यहाँ से मैंने पिक किया है। स्लोप मेरा यहाँ से माइनस का 1750 आया है। एक्स की जगह मैंने पी लिखा है, -20, माइनस फॉर्मूले का 20 यहाँ से आ गया। और मैं इसको सिंपली अगर सॉल्व करूँ, आपको पता है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1700 पी, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1750 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये माइनस का 80,000 इधर जब आके जो है वो सॉल्व होगा, तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ रही है Q इज इक्वल टू -1750 पी प्लस 1,15,000. Now this is my demand function. It is the first requirement. Now the second requirement, determine what price would result in the demand of 50,000. ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मैं 50,000 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, 50,000 यूनिट बेचना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मैं क्या प्राइस रखूँ। बहुत आसान है, क्योंकि आपको प्राइस मालूम करनी है, आप यहाँ पे क्यू की अगर 50,000 रख देंगे, क्योंकि आपको डिमांड पता है, आप बेचना चाह रहे हैं, आप ये डिमांड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो 50,000 मैंने यहाँ रखा इक्वेशन में, और पूरी इक्वेशन कॉपी करूंगा, पी के लिए सॉल्व करूंगा जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया। इफ यू सी पी -70,000, यहाँ पे मैंने क्यू की अगर लिखा है 50,000, ये देखिएगा, क्योंकि इसकी बी की रिक्वायरमेंट में था 50,000, यहाँ से मैंने कॉपी किया है। 50,000 यूनिट बेचना चाहते हैं। ओके, आपको पता है ये 1,15,000 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ से माइनस कर लिया तो 65,000 प्लस का आएगा। या इसको आसान तरीका ये है कि इसको आप इधर ले जाएं, तो ये माइनस का 17 जो है 1,750 ये प्लस का हो गया, ये 50,000 उधर जाके माइनस होगा, तो प्लस का 65,000 बचेगा। हमने पी की वैल्यू चाहिए 1750, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, मेरे पास जो फाइनल जवाब आ रहा है वो आ रहा है $37.14। इसका मतलब ये है कि इफ आई कीप द यूनिट प्राइस $37.14 पर यूनिट, my demand would be 50,000 unit. My demand would be 50,000 unit. Okay. Now the C requirement. What they are asking you, they are asking you interpret the slope of the function. तो आपने स्लोप निकाला है उसको इंटरप्रेट करके बताएं। Now if you see the slope, it has a minus sign and the coefficient is 1750. 1750 ये लिखा है, m is equal to 1750 माइनस का। It indicates that the every 1 rupee increase in the price would decline the demand by 1,750 यूनिट। इसका मतलब ये है कि जी जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाता जाऊंगा 1 रुपए से या $1 से, 1 यूनिट इंक्रीज, या डॉलर की बात हो रही है, $1 इंक्रीज in in a price would decline the demand by 1750 यूनिट्स। मैंने यहाँ रुपी लिख दिया है, आप चाहें तो इसको डॉलर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अक्सर पढ़ा रहे होते हैं, रुपी से बात कर लेते हैं, तो इसके जो जो है यूनिट आप डॉलर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड द रेंज फॉर द फंक्शन। अगेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम इन or maximum input, or range is what can be the maximum and minimum output by using this function। ये ख्याल रखना, हम इस फंक्शन के हिसाब से restricted domain और वो निकाल लें। लेकिन यहाँ कहीं कहीं लॉजिक भी काम आती है, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है ये एक डिमांड फंक्शन है। आपको पता है मिनिमम डिमांड जो है ना वो जीरो ही होगी। मिनिमम डिमांड क्या होगी? जीरो होगी। और इसी तरीके से मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है? आप फ्री में ही बांट सकते हैं, इससे
तो ना डिमांड नेगेटिव हो सकती है और ना आपकी प्राइस नेगेटिव हो सकती है। तो ये एक लॉजिकल हमें पता है कि जी मिनिमम प्राइस वुड बी जीरो, मैक्स मिनिमम डिमांड वुड बी जीरो। अच्छा, अब मैक्सिमम साइड पे हम दोनों देख लेते हैं। मैक्सिमम साइड पे ये ऐसे आया कि जब मैंने एक मैं इसको क्लीन कर लूं। ओके, नाउ इट्स बेटर। अब देखिए, मैंने कहा कि व्हेन द पी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं पी को जीरो रख दूं, मैं यहाँ पे पी को जीरो रख दूं, तो मेरी मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगी? क्यू इज इक्वल टू 1,15,000। तो 1,15,000 ये ऐसे आया कि व्हेन आई एम कीपिंग अप, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है तो इसलिए अगेंस्ट चल रहा है। व्हेन आई एम कीपिंग द प्राइस जीरो, आई एम हैविंग द मैक्सिमम डिमांड। तो मिनिमम डिमांड तो जीरो है, ये हमें पता है, और मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपकी, जब आपने प्राइस को जीरो रखा तो आपके पास मैक्सिमम डिमांड आ गई। अब 65.71 ये कैसे आया? देखिए, आपके पास मैक्सिमम प्राइस क्या होगी? मैक्सिमम प्राइस वो होगी जहां पर आपकी डिमांड जीरो हो जाए। हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक्स जो है एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें पता है कि हमें मैक्सिमम प्राइस चाहिए, तो मैंने Q इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर लिया। Q इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर लिया, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू -1750 प्लस 1,15,000। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं, देखिए हाईएस्ट प्राइस क्या होगी? हाईएस्ट प्राइस हमेशा वो होगी जहां पर आपकी डिमांड जीरो हो जाए। तो मैंने हाईएस्ट प्राइस मालूम करने के लिए मैंने डिमांड को जीरो रखा, और ऑब्वियसली ये जो -17 है, ये इधर आके प्लस का हो गया। जब ये प्लस का हो गया तो ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा सिंप्लीफाइड हालत में 1,15,000 would be divided by 1,750, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 65.71। 65.71। Now this is the highest price I could have, because at this price my demand would be zero. तो इसको मैं एक दफा दोबारा सिंप्लीफाइड अंदाज में बता देता हूँ। The minimum price you can charge is zero. The maximum price you can charge is $65.71. Similarly, the minimum quantity product demand would be zero, and the maximum demand would be 1,15,000.